सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड ये सनग्लासेस आइस प्रोटेक्ट के लिए, ठीक है। आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो गाइस, इस स्टोरी में जो चीज़ें होने वाली है सच में कतई तबाही मचने वाले हैं, और जो चीज़ें सामने निकल के आएंगी सच में मज़ा आ जाएगा गाइस। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड आगे जो स्टोरी आने वाली है भाई तबाही मचने वाली है, क्योंकि जो है नेक्स्ट स्टोरी मतलब आगे स्टोरी आएगी जो वो शायद हम और भी बेहतरीन तरीका से लेकर आए। मतलब मज़ा आ जाएगा देखकर, आप भी कहोगे सच में मज़ा आ गया स्टोरी को देखकर। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि जो स्टोरी को जल्दी से जल्दी लेकर आओ। तो गाइस आ जाएगी और स्टोरी बहुत जल्द अपलोड होती रहेगी, और जो है आगे हम इसको जो और भी बेहतर तरीके से लेकर आएंगे, जो कि नॉर्मल सा वीडियो आता था। दो आदमी अहान को मारने की बात कर रहे होते हैं। अगले सुबह अहान जब गीत, जतिन, अरिहंत और बाकी सबसे मिलता है तो वंश और आकाश अरिहंत की बहुत चापलूसी करते हैं और अरिहंत अपने स्किल्स शो ऑफ करता है। अहान इन सब बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और नाश्ता करके अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में पहुंचने के बाद अहान अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करता है। तभी वहां गीत आती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि वो सब पहुंचने वाले हैं। अहान के पास तलवार देखकर वह उसे अपना गुरु मानना चाहती है, पर अहान इस वक्त ऐसा नहीं कर सकता। अहान को ऐसा देखकर गीत उदास हो गई। उसने मायूस होते हुए अहान से कहा, क्या बात है अहान, क्या मैं तुम्हारी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने से पहले मुझे अपने गुरु से परमिशन लेनी पड़ेगी। अहान ने कहा, अरे हाँ, इस बारे में मैं तो भूल ही गई थी। गीत ने अपनी जुबान निकालते हुए कहा। उसने अहान को अपना गुरु मानने के बारे में सोच तो लिया था, पर उसने अहान की परमिशन लेने के बारे में नहीं सोचा था। ऑर्डिनरी वर्ल्ड में किसी को अपना गुरु मान लेना बहुत आसान था। उसे गुरु कहो और गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता था, पर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता था। गुरु शिष्य के रिश्ते के लिए ग्रैंड सेटिंग होती थी। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत बड़ा माना जाता था। गीत को उदास देखकर अहान ने कहा, अगर तुम्हें तलवार चलानी सीखनी है तो तुम्हें मुझे अपना गुरु मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही बिगनिंग स्टेप सिखा सकता हूँ, और अगर तुम आगे सीखना चाहो तो मैं तुम्हें अपने गुरुजी से मिलवा दूंगा, फिर तुम ऑफिशियली हमारे स्टूडेंट बन सकती हो। नारायण के आज तक बस 3 स्टूडेंट ही रहे थे। उनमें से एक हमेशा नारायण के साथ ही रहता था, अपने कल्टीवेशन में बिजी रहता था। वो तीसरा स्टूडेंट जो अहान था सबसे ज्यादा खुला था। वो नॉर्मल लोगों के बीच रह सकता था और दुनिया देख सकता था। ऐसा हो सकता है? गीत ने एक्साइटेडली पूछा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अहान ने कहा। फिर तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू अहान, गीत ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। अभी थैंक यू मत बोलो। स्वॉर्ड टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत डेडिकेटेडली सीखना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अपनी प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी तो मैं तुम्हें अपने गुरुजी से नहीं मिला पाऊंगा, अहान ने कहा। गीत बहुत सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी, इसलिए मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, पर उसकी कल्टीवेशन स्टेज 1 के लेवल 1 पर थी और बहुत जल्दी वो लेवल 2 पर पहुंचने वाली थी। डोंट वरी अहान, मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी और तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, गीत ने ओबेडियंटली कहा। असल में इतने सालों से गीत को कल्टीवेशन की कुछ नहीं पड़ी थी। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ट्रेन कर रही थी, पर जब उस पर स्टेशन पर हमला हुआ तब उसने सोचा कि वो भी मार्शल आर्ट में ट्रेन करेगी। उसे समझ आ गया था कि पीसफुल लाइफ के लिए पावरफुल होना भी बहुत जरूरी है। अगर सामने वाले में ताकत नहीं होगी तो दुनिया वाले उसे काट कर खा जाएंगे। गीत अपने साथ ऐसा नहीं चाहती थी। ट्रेन होने का दूसरा कारण ये था कि उसे मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत अमेज करती थी। कुछ इवेंट्स के बाद वो समझ गई थी कि ये दुनिया बाहर से जितनी सिंपल दिखती थी उतनी सिंपल नहीं है। वो मार्शल आर्ट की दुनिया को और करीब से देखना चाहती थी। कुछ मिनट बाद शिप ने पोर्ट पर हॉल्ट किया। सारे टूरिस्ट एक एक करके ऑर्डरली तरीके से उतरने लगे और बाकी लाइन में अपने बारी का वेट करने लगे। पर अहान और बाकी सबको वेट करने की जरूरत नहीं थी। वो सीधा VIP पैसेज से नीचे उतरने लगे। जब अहान 3rd फ्लोर पर आया तब एक औरत उसे देखकर चौंक गई।
उसने बार बार अपनी आंखों को मसला और आहान को अच्छे से देखने की कोशिश की कि ये नालायक क्या क्या कर रहा है। उस औरत ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ आंटी, आप किसकी बात कर रही हैं? उसके साथ एक लड़का था जिसने ये बात बोली। अश्विन, वहां देखो, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो आहान ही है ना? उस औरत ने कहा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मधु थी। अश्विन ने मधु के डायरेक्शन में देखा और उसकी आंखें बेखुली की खुली रह गई। हाँ, ये तो आहान ही है, अश्विन ने कहा। वो आहान को पहचाने में बिल्कुल गलती नहीं कर सकता था। वो यहाँ क्या कर रहा है? विनोद ने उसे ट्रिप के बारे में बताया था क्या? मधु ने पूछा। पता नहीं, अश्विन थोड़ा सा अनॉय हो गया। वो नीचे भी वीआईपी पैसे से आ रहा है, उसे वीआईपी टिकट्स कैसे मिली होंगी? अश्विन ने कहा। वीआईपी टिकट्स? वो तो बहुत महंगी होती है ना? मधु ने कहा। मॉम, आप लोग क्या बात कर रहे हो? तभी वहां पर कीर्ति आई। कीर्ति को देखकर अश्विन पैनिक करने लगा। वो मधु को बात करने से रोकना चाहता था, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता, मधु ने कीर्ति से कहा, कीर्ति, तुम्हें पता है मैंने किसे देखा है? किसे? कीर्ति ने कैजुअली पूछा। आहान को, मधु ने कहा। किसे? कीर्ति ने फिर से ध्यान से देते हुए पूछा। आहान को, मधु ने फिर से कहा। आहान कहाँ है वो? कीर्ति ने दांत पीसते हुए कहा। वो रहा उधर, मधु ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। कीर्ति को ऐसे देखकर मधु हैरान हो गई थी। उसे कीर्ति के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। बेटा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुमने आहान को पहली बार देखा है, मधु ने कहा। कीर्ति ने मधु को उस रात की बात नहीं बताई थी और वो ये बात मधु को बताने वाली भी नहीं थी। आंटी, कोई बात नहीं, बस कीर्ति आहान से नफरत करती है इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है, अश्विन ने कहा। इस वक्त अश्विन के माथे पर पसीना आया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि कीर्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी। कीर्ति के साथ वरुण और देव सोए थे, पर अश्विन ने सारा इल्जाम आहान पर लगा दिया था। तब से कीर्ति आहान से और नफरत करने लगी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कीर्ति का ऐसा रिएक्ट करना बहुत नॉर्मल था। अगर वो ऐसे रिएक्ट ना करती तो अजीब होता। इसके बाद अश्विन ने कीर्ति को साइड में लिया, पर इससे पहले अश्विन कुछ बोल पाता, कीर्ति ने कहा, अश्विन, मैं उस बदतमीज इंसान को छोड़ूंगी नहीं। ये बात सुनकर अश्विन पैनिक करने लगा। उसने तुरंत कीर्ति को रोका और कहा, कीर्ति, पागल मत बनो। तुम्हें दिख रहा है ना कि आहान इस वक्त पूरी फैमिली के साथ है, कपूर फैमिली के साथ है वो। अगर तुमने कुछ किया तो भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कीर्ति, क्या बात है? तुम उस आहान के मुंह क्यों लगना चाहती हो? इस वक्त मधु उनके पास आई और अश्विन की बातें सुनकर उसने शौक होते हुए पूछा। हाँ कीर्ति, जाने दो उसे, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। उस पागल के मुंह लगकर हम अपना ट्रिप क्यों खराब करें? अश्विन ने भी मधु की बात से सहमति जताई। वैसे भी अब वो कपूर फैमिली के साथ है, क्या पता अगर हमने उसे कुछ कह दिया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, अश्विन ने कहा। हाँ, हमें उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कपूर फैमिली की वजह से वो हमें क्या बोलते, मधु ने कहा। पता नहीं कपूर ने इस नालायक खचमाई में क्या देख लिया जो वो आज उनके साथ है, कीर्ति ने दांत पीसते हुए कहा। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिसने उस पर कलंक लगाया था वो वहीं पर था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। कीर्ति, तुम्हें ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, वो पहले घर जमाई था और अब कपूर फैमिली का कुत्ता है बस। हाँ, लगता है कपूर फैमिली उसे बात मानती है, तभी तो उसके लिए वीआईपी टिकट्स करवाई है, मधु ने कहा। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, बस हो गया, मैं आहान से इस वक्त कुछ नहीं बोलूंगी, कीर्ति ने फाइनली कहा और अपने गुस्से को शांत कर लिया। इस वक्त आहान से भी कुछ भी कहना सही डिसीजन नहीं था। उसके पास कोई सबूत भी नहीं था कि उस रात जो कुछ हुआ था वो आहान नहीं किया था। अगर वो इस वक्त आहान को कन्फ्रंट करना चाहती थी तो आहान भी मुकर सकता था और फिर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब कीर्ति ने आहान को कन्फ्रंट करने का प्लान ड्रॉप कर दिया तब अश्विन ने राहत की सांस ली। चलिए आंटी, चलते हैं, अश्विन ने कहा। हाँ, मधु ने कहा और फिर वो रुक गए। तुम्हारे अंते कहाँ हैं? मधु ने विनोद के बारे में पूछा। वो पानी लेने गए, अश्विन ने कहा। अच्छा,
उन्हें ये पता मत चलने देना कि आहान यहाँ पर है, वरना वो उसे मिलना चाहेंगे। मधु ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, अंकल को कुछ नहीं पता चलेगा। अश्विन ने कहा, विनोद से ज्यादा अश्विन आहान को कीर्ति से दूर रखना चाहता था। वो इस फैमिली के आसपास भी ना आए, अश्विन इस बात का खास ख्याल रखने वाला था। मधु के बोलने से पहले ही उसने सोच लिया था कि वो विनोद को आहान के बारे में कुछ नहीं बताएगा। उधर आहान और बाकी सब वैली ऑफ फ्लावर्स के आइलैंड पर पहुंच गए थे। जब अरिहंत से रहा नहीं गया तब उसने पूछा, ब्रदर जतिन, बाकी फाइटर्स कहाँ हैं? वो लोग कब आएंगे? इस बार मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से 10 फाइटर्स थे और अब तक सिर्फ 4 ही आए थे, इसलिए अरिहंत ने पूछा। बाकी फाइटर आज दोपहर तक पहुंच गए थे। वो सब आज हेलीकॉप्टर से आए थे। जतिन ने कहा, अभी वो कहाँ है? अरिहंत ने पूछा। इस वक्त सब विला में है। ये विला स्पेशली दोनों चेंबर्स ने मिलकर रिजर्व किया है और सारे फाइटर्स यहीं रहने वाले हैं। गैंगटॉक से भी यहाँ पे कोई ऑफिशियली आया है क्या? अरिहंत ने पूछा। हाँ, वहां से भी ऑफिशियल्स आए हैं। इस बार बोल रहे हैं कि वहां से जो आया है वो उनके सेक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है। जतिन ने कहा, ब्लैक निंजा एसोसिएशन और मार्शल आर्ट एसोसिएशन एक दूसरे से कम नहीं थे। उनका काम एक जैसा ही था, अपने आर्ट और आर्टिस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। कुछ देर में सब लोग विला के पास पहुंचे, जिसके बारे में जतिन ने बताया था। वहां पहुंचते ही जिस चीज पर सबकी नजर सबसे पहले गई थी वो थी एक बड़ा सा ब्लू कलर का बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था, ऑर्डिनरी टूरिस्ट नॉट अलाउड इनसाइड। वहीं पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े थे। उनका काम टूरिस्ट को रोकना ताकि मार्शल आर्टिस्ट को डिस्टर्ब ना हो। मार्शल आर्टिस्ट और ऑर्डिनरी लोग बहुत अलग होते हैं। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग होती है। फाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए ऑर्डिनरी लोगों को विला के अंदर घुसना मना था। मार्शल आर्ट वर्ल्ड का अपना डेकोरम और रूल्स होते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक के बाद सब अंदर आए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी को भी ऐसे ही अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो सबसे पहले गार्ड्स को ही पकड़ा जाता। विला में आने के बाद एक आदमी सूट में जतिन के पास आया और बोला, वेलकम जतिन सर, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? भाई, जतिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उसने कहा, प्रेम आहूजा और बाकी सब कहाँ हैं? सब स्वॉर्ड सेक्ट के मेंबर्स बाहर गए हैं, उन्हें आसपास की जगह घूमना था। उस सूट वाले आदमी ने कहा, क्या? और कल से फाइट शुरू होने वाली है और वो सब बाहर घूमने गए हैं? जतिन ने हैरान होते हुए कहा, जतिन सर ऐसा नहीं है, प्रेम सर बाहर नहीं जाना चाहते थे। उनके साथ एक लड़की थी जो स्वॉर्ड सेक्ट की ही है, उन्हें बाहर जाना था। शिवम सर मना नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने अरेंजमेंट्स कर दिए। उस आदमी ने कहा, अच्छा रहने दो, हम चलते हैं। जतिन ने कहा, जब प्रेम आहूजा वहां पर था ही नहीं तो बात करके कोई फायदा नहीं था। यस तरुण सर, प्लीज फॉलो मी, उस आदमी ने कहा और आगे चलने लगा। कुछ देर बाद चलने के बाद एक विला के सामने वो आकर रुके। उस आदमी ने जतिन और उसके साथ बाकी लोगों को देखा। कपूर फैमिली के साथ ज्यादा लोग थे। उनके फाइटर्स के अलावा उनके साथ काफी बॉडीगार्ड्स भी थे। वो आदमी समझ गया था कि ये विला उनके लिए छोटा रहेगा। क्या इसके अलावा और कोई विला नहीं है? जतिन ने उस आदमी के एक्सप्रेशंस देख लिए थे और वो समझ गया था कि वो आदमी क्या सोच रहा है। नहीं सर, कोई और विला नहीं है। उस आदमी ने कहा, क्या आहान और बाकी फाइटर्स को रहने की अच्छी जगह मिलेगी? आहान गीत को स्वॉर्ड तकनीक सिखाने के लिए मान जाता है। जब वो वैली ऑफ फ्लावर्स आइलैंड पहुंचते हैं तब मधु, अश्विन और कीर्ति आहान को देखते हैं। कीर्ति आहान को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं अश्विन पैनिक करने लगता है। जब आहान और बाकी सब विला पहुंचते हैं तब जतिन के आदमी से प्रेम आहूजा के बारे में पूछता है। इसके बाद सब एक विला में पहुंचते हैं और उसके सामने आते हैं। क्या यहाँ इसके अलावा कोई और विला नहीं है? जतिन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। जिस विला पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें लेकर आया था वो बहुत छोटा था। सब लोगों का उसमें एडजस्ट होना मुश्किल था। सॉरी सर, यहाँ पर और कोई विला नहीं है, आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, हम विला में एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? अरे हम इतने सारे लोग हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जतिन ने कहा, सर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी। उस आदमी ने कहा, तो फिर हम किसी और के साथ विला शेयर कर सकते हैं? जतिन ने पूछा।
अरिहंत और बाकी फाइटर्स बहुत कंफर्ट और लग्जरी के साथ रहते थे। ऐसे में अगर सब उन्हें यहाँ नहीं मिलता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। नहीं सर, वो पॉसिबल नहीं है। सारे विला ऑक्यूपाइड हैं। हम जितना सोच रहे थे इस बार उससे ज्यादा गेस्ट्स आ गए हैं। उस आदमी ने कहा। इस विला कॉम्प्लेक्स में 20 विला थे। दोनों चेम्बर्स को पहले लगा कि सब इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बार फाइटर्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आए थे और ऑडियंस भी, इसलिए सारे विला ऑक्यूपाई हो चुके थे। अच्छा, जतिन कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, तो फिर यहाँ आसपास कोई और रहने की जगह है? जतिन ने पूछा। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत छोटा आइडिया था, पर क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस था इसलिए वहां पर होटल्स होना बहुत आम बात थी। सर, यहाँ रहने की जगह तो है, पर आप वहां नहीं रह पाएंगे। वहां पर ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा वो जगह यहाँ से दूर भी है, आपको आने जाने में बहुत वक्त लग जाएगा। उस आदमी ने कहा। जतिन ने एक लंबी सांस ली और फाइनली शिवेश से कहा, शिवेश, आप सब लोग कहीं और रह लीजिए प्लीज, हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस यही एक सॉल्यूशन है कि कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड दूसरी जगह पर रह ले। ओके मिस्टर जतिन, शिवेश ने तुरंत कहा। किसी ने भी जतिन की बात को टाला नहीं था और सब मान गए। जब वो सब लोग वहां से जाने लगे तब अहान ने कहा, रुको। क्या हुआ ब्रदर अहान? जतिन ने पूछा। ब्रदर जतिन, मैं भी इन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, अहान ने कहा। पर क्यों? इन्होंने बताया ना कि बाहर इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जतिन ने कहा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। दरअसल मुझे रात में ट्रेनिंग करने की आदत है, तो अगर मैं यहाँ रहा और ट्रेन किया तो सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, अहान ने कहा। ठीक है, जतिन मान गया। जतिन के मान जाने का कारण सिर्फ ये था कि वो समझ गया था कि अहान सिर्फ एक बहाना बना रहा है। रात में ट्रेनिंग करने के बाद छूट है। वो वहां से जाने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो अपनी असलियत सामने नहीं आने देना चाहता था। अगर वो सबके सामने ट्रेन करता तो उन्हें अहान की रियल आइडेंटिटी का शक हो सकता था। पर ध्यान रखना कि आप सुबह टाइम पर पहुंच जाओ, जतिन ने कहा। डोंट वरी, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा, अहान ने कहा। अहान की ट्रेनिंग वाली बात छूट थी। वो वहां से इसलिए जा रहा था क्योंकि उसने प्रेम आहूजा का नाम सुन लिया था। प्रेम आहूजा फैमिली के गैम्बलर्स का हेड था। अहान प्रेम आहूजा को न जानता था और न ही उनसे कभी मिला था, पर वो ये जानता था कि ये वही है जिसने शेखर का पैर तोड़ा था। जब विनोद ने अहान को शेखर के पैर टूटने का किस्सा बताया था तब अहान ने प्रेम आहूजा और विमल आहूजा नाम अच्छे से याद कर लिए थे। कुछ भी हुआ था उसके लिए अहान विनोद को ब्लेम नहीं करता था, पर आहूजास को करता था। इसलिए अब वो आहूजास से जवाब चाहता था। जब अहान और बाकी सब वहां से चले गए तो विला में अरिहंत और जतिन अपने अपने रूम में थे। इस वक्त वहां पर कुछ रूम्स खाली थे। थोड़ी देर बाद वंश और आकाश ने अरिहंत के रूम का दरवाजा खटखटाया। सीनियर बड़ागा, आपको नहीं लगता कि ये अहान दिमाग से थोड़ा पागल है? इतना अच्छा विला छोड़कर वो कहीं और रहने गया है, अब वो बॉडीगार्ड्स के साथ रहेगा। अरे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, आकाश ने कहा। अरिहंत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बेड पर बैठ गया। उसने अहान से जितनी भी बात की उसके हिसाब से उससे इतना तो समझ आ गया था कि अहान पागल नहीं है, वो विला से दूर किसी और वजह से गया है। बाकियों से झूठ बोलना आसान था, पर अरिहंत से झूठ बोलना इतना आसान नहीं था। क्या बोलते हो सीनियर ब्रदर, थोड़ा तो खिसका हुआ है ना अहान, वंश ने कहा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? अरिहंत ने पूछा। हाँ, तभी तो वो ये अच्छी जगह छोड़कर चला गया, आकाश ने कहा। अगर वो पागल होता तो कपूर फैमिली से भाव क्यों देती, अरिहंत ने पूछा। आपके कहने का क्या मतलब है, वंश ने पूछा। कुछ नहीं, कपूर फैमिली किसी पागल को तो यहाँ नहीं लाएगी। तब वो रोग कल्टीवेटर हो। जब जतिन मार्शल आर्ट्स के बारे में जानता है, उसे पता है कि मार्शल आर्टिस्ट और रोग कल्टीवेटर में फर्क होता है, फिर वो उसे यहाँ क्यों लेकर आएगा? सोचने वाली बात है ना, अरिहंत ने कहा। तो फिर आपके कहने का मतलब है कि अहान थोड़ा अजीब है, आकाश ने पूछा। अजीब या नहीं पता नहीं, पर सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, अरिहंत ने कहा। और तुम दोनों को कुछ अजीब नहीं लगा, अरिहंत ने पूछा। पता नहीं, शायद सिंपल ना हो, वंश ने कहा।
अच्छा इस सब बातों को रहने दो, कल जब फाइट शुरू होगी तब पता चल जाएगी कौन कितने पानी में है। आहान क्या चीज है ये तो कल स्टेज पर ही पता चल जाएगा, अरिहंत ने कहा। आहान का नाम बार बार सुनकर अरिहंत बहुत इरिटेट हो रहा था। वंश और आकाश को भी ये समझ आ गया था, इसलिए उन्होंने ये टॉपिक पर बात करना बंद कर दिया था। हाँ सीनियर ब्रदर सही कह रहे हैं, हमें हमारी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, आकाश ने कहा। चलो अब आराम करते हैं, वंश ने कहा और आकाश और वंश अरिहंत को ग्रीट करने के बाद वहां से चले गए। रात को वैली ऑफ फ्लावर्स रोशनी से जगमगा रहा था। वहां के बीच पर बहुत भीड़ होने लगी थी। सब लोग अपने होटल से निकलकर बीच पर आ गए थे। अपने लिए होटल और रूम ढूंढने के बाद चेक इन करने के बाद आहान भी बीच पर आ गया। क्योंकि इस वक्त बीच पर काफी लोग थे, इसलिए आहान को लगा कि शायद प्रिय महूजा भी वहां गया हो। आहान बहुत रिलैक्स्ड होकर बीच समुद्र के किनारे चल रहा था। बहुत वक्त से आहान इतना रिलैक्स नहीं हुआ था। जब वो मनाली और शिमला में था तो वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता था। फाइट के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स आने की वजह से आहान को रिलैक्स करने का और कंफर्टेबल होने का वक्त मिल गया था। पर आहान का ये कंफर्ट ज्यादा देर के लिए नहीं था। जब वो बीच पर चल रहा था तब उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। ये कोई और नहीं बल्कि विनोद और उसकी फैमिली थी, और उनके साथ ही झलक भी थी। आहान समझ नहीं पा रहा था कि विनोद की फैमिली झलक को कैसे जानती है। इस वक्त पूरी फैमिली झलक की तरफ मुंह करके खड़ी थी और उससे बात कर रही थी। इस वक्त मधु के हाथ में एक टूटा हुआ ब्रेसलेट था और वो झलक से कह रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना सा ब्रेसलेट 10 लाख का कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? झलक ने कहा और अपने हाथ क्रॉस करके खड़ी हो गई। ये ब्रेसलेट मिस्टर मोहित का है और प्लैटिनम और डायमंड से बना हुआ है। इसकी कीमत इतनी तो होगी ना? चुपचाप इसका कॉम्पेंसेशन दे दो, झलक ने कहा। आहान उस आदमी को ऊपर से नीचे देखने लगा। वो मनाली या शिमला का नहीं लग रहा था बल्कि गैंगटॉक से आया हुआ लग रहा था। इसके बाद आहान सोचने लगा कि झलक इस आदमी के साथ कैसे है और मधु ने इसका ब्रेसलेट कैसे तोड़ा होगा। तुमने कहा और हमने मान लिया है? मैं भी बोल देती हूँ कि मेरा ब्रेसलेट प्योर गोल्ड का है, मधु ने अपना हाथ से ब्रेसलेट निकालते हुए कहा। मुझे पता था तुम यही बोलोगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मिस्टर मोहित तुम्हें इसका ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, फिर तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा, झलक ने कहा। सिर्फ डॉक्यूमेंट फेक भी तो हो सकता है, मधु ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी कंफर्म करवा सकती हो ये ब्रेसलेट डायमंड और प्लैटिनम का ही है और सर्टिफिकेट भी रियल ही होगा, झलक ने कहा। देखने से तो लग रहा है कि ये मैडम सच बोल रही है। ये ब्रेसलेट एक जेंटलमैन ने कुछ बोलने की कोशिश की पर मधु ने गुस्से से उसे चुप करवा दिया। तुमसे किसी ने पूछा तुम इस मैडम की चमची हो क्या? नहीं मैं नहीं जानता भी नहीं हूँ, उस आदमी ने एम्बैरस होते हुए कहा। तो फिर अपना मुंह बंद रखो, मधु ने कहा। मुझे तो लगता है कि सब मिले हुए हैं, बस मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, मधु बड़बड़ाने लगी। एक मिनट, पैसे ऐंठना चाहते हैं का क्या मतलब है? तुमने इनका ब्रेसलेट तोड़ा है, झलक ने कहा। इस वक्त मोहित जो इतनी देर से चुप था उसने कुछ इशारा किया और 2 फाइटर लोग यूनिफॉर्म में आगे आए और मधु के सामने आकर खड़े हो गए। क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर मुझे हाथ पे लगाया है तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मार्शल आर्ट अलायंस में मेरी अच्छी पहचान है और वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, मधु ने कहा। मैडम आपने गलती की है, आपको उसकी पनिशमेंट भी फेस करनी पड़ेगी, उनमें से एक आदमी ने कहा। हाँ आप सही कह रहे हैं, जिसने गलती की है उसे भुगतनी तो चाहिए। इस वक्त ये बात विनोद ने बोली थी। इसके बाद वो मोहित के पास गया और उससे कहा, मिस्टर मोहित, मैं मधु का हस्बैंड विनोद हूँ। मेरी वाइफ की वजह से आपका ब्रेसलेट टूटा है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसके अलावा इसकी जो भी कीमत है मुझे चुकाने के लिए तैयार है। कीमत चुकाने के लिए तैयार? मधु ने दांत पीसते हुए कहा। विनोद हमें 10 लाख चुकाने पड़ेंगे, मधु ने कहा। मधु ब्रेसलेट तुमसे टूटा है ना? विनोद ने पूछा। हाँ मुझसे टूटा है पर मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, वो तो गलती से हो गया, मधु ने कहा। जानबूझकर या गलती से, इसी का नुकसान तो हुआ ही है, हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, विनोद ने कहा।
विनोद को इतना डिटर्मिनेट देखकर मधु कुछ नहीं कह सकती थी। भले ही उसे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, पर उसने कुछ नहीं बोला। मिस, आपने कहा था कि मिस्टर मोहित के पास ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? विनोद ने कहा। उसने कॉम्पेंसेट करने का मन बना लिया था, पर फिर भी वो एक बार सर्टिफिकेट देखना चाहता था। अगर सर्टिफिकेट फेक होता तो ये ब्रेसलेट इतना प्योर नहीं होता, तो वो कॉम्पेंसेशन से बच सकते थे। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, मोहित ने कहा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट निकालने के लिए सारे डिटेल्स डाले। तुरंत मोबाइल की स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ गया। विनोद ने बहुत दुनिया देखी थी और उसे फेक और रियल में फर्क अच्छे से समझ आता था। जब उसने डॉक्यूमेंट देखा तब वो समझ गया था कि ये ब्रेसलेट सच में 10 लाख का ही था। ओके मिस्टर मोहित, मैं आपको पूरा कॉम्पेंसेशन दे दूंगा, पर इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या हम ये बाद में सेटल कर सकते हैं? विनोद बहुत शांत था, इसलिए मोहित को उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। मोहित इस बात के लिए तुरंत मान गया। नो प्रॉब्लम मिस्टर विनोद, आप पैसे बाद में भी दे सकते हैं, मोहित ने कहा। पर अगर ये पैसे लेकर भाग गए तो? तभी झलक ने बीच में कहा, मैं आपके पैसे लेकर कहीं नहीं भागूंगा। अगर मैंने कह दिया है कि मैं आपको पैसे दूंगा मतलब दूंगा। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, 3 दिन बाद आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, विनोद ने कहा। मुझे आप पर भरोसा है, मोहित ने कहा। इतना कहने के बाद वो लोग वहां से चले गए। विनोद, ये तुमने क्या किया? तुम इन्हें पैसे देने के लिए कैसे मान सकते हो? मधु ने चिढ़ते हुए कहा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, विनोद ने बहुत कामली कहा। ऑप्शन नहीं था। इतना कहकर मधु ने अपना पैर पटका और पलट गई। पलटते ही उसने आहान को देखा और उसके मुंह से निकला, आहान? ये सुनकर अश्विन को पसीना आने लगा और कीर्ति की आंखों में गुस्सा था। क्या कीर्ति आहान को कन्फ्रंट करेगी? अश्विन और आहान उसे कैसे हैंडल करेंगे? जब सब विला पहुंचते हैं तब वो विला सबको अकोमोडेट नहीं कर सकता। तब जतिन, शिवेश और अपने बॉडीगार्ड्स को दूसरी जगह भेज देता है। आहान भी उनके साथ चला जाता है। अरिहंत, आकाश और वंश आहान के बारे में डिस्कस करते हैं। रात को आहान प्रेम को ढूंढने बीच पर जाता है, पर उसे विनोद और उसकी फैमिली मिल जाती है। जैसे ही विनोद से डिसअपॉइंट होने के बाद मधु पीछे मुड़ी, तब आहान को देखकर उसने कहा, आहान? आहान को अपने पीछे खड़ा देखकर मधु का मुंह बन जाता है। वहीं अश्विन को पसीना आने लगता है और कीर्ति की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। आहान बहुत देर से उनकी मोहित के साथ बहस देख रहा था। उसने फैसला किया था कि अगर बात आगे बढ़ेगी और विनोद पर आएगी तो वो विनोद की मदद करेगा। सही है। पर विनोद ने उस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लिया था, इसलिए आहान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हेलो मैनेजर अश्विन, लॉन्ग टाइम नो सी, आहान ने कहा। तुम कब आए? अश्विन ने कहा। आहान के अचानक से आ जाने की वजह से वो शॉक हो गया था। कुछ दिनों से वो आहान को अवॉइड कर रहा था, पर अब आहान बिल्कुल उसके सामने था। मैं तब आया जब आप सब बहस कर रहे थे, आहान ने कहा। आहान को लग रहा था कि अश्विन के एक्सप्रेशन उसे देखकर बहुत अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे अश्विन के मन में कोई गिल्ट था। तुम यहाँ कैसे आहान? आहान जब ये सब सोच रहा था तब विनोद ने मुस्कुराते हुए पूछा, विनोद अंकल, मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने आया हूँ, आप यहाँ कैसे? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो विनोद और उसके परिवार को अपने आने की असली वजह नहीं बता सकता था। मैं भी घूमने ही आया हूँ। कुछ दिनों से कीर्ति को अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए उसे चेंज की जरूरत थी। मधु और अश्विन भी फ्री थे तो आ गए यहाँ पे। हमारा फैमिली ट्रिप हो गया। विनोद ने कहा। ओह नाइस नाइस, आहान ने कहा। जब पहले शिप पर आहान को जाने पहचाने लोग नजर आए थे तब उसने अश्विन को ही देखा था। आहान ने ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे लगा कि उसे वहम हुआ था। कुछ दिन पहले मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता था, पर अश्विन ने मुझसे कहा कि तुम ऑफिस के काम में बहुत बिजी हो। ऑफिस कैसे चल रहा है? विनोद ने कहा। सब कुछ अच्छा चल रहा है अंकल, आहान ने कहा और अश्विन को देखा। उसे समझ नहीं आया कि अश्विन ने ऐसा क्यों कहा कि वो बिजी है। अच्छा अच्छा अच्छा,
तुमने डिनर कर लिया? अगर नहीं किया तो चलो हमारे साथ डिनर करते हैं। अरे मैंने सुना है कि यहाँ का सी फूड बहुत अच्छा है। विनोद ने कहा, नहीं अंकल, मैंने खाना खा लिया है, आप लोग एंजॉय कीजिए। आहान ने कहा। इस वक्त आहान के लिए सबसे जरूरी प्रेम आहूजा को ढूंढना था। विनोद के साथ डिनर तो वो कभी भी कर सकता था, इसलिए आहान ने विनोद के इनविटेशन को टाल दिया था। आहान के मना कर देने के बाद विनोद ने उसे फोर्स नहीं किया और कहा, ठीक ठीक, फिर कभी साथ में डिनर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किसी और दिन डिनर करना तुम हमारे साथ। कीर्ति ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसे कच्चा खा जाएगी। उसे आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद विनोद और उसकी फैमिली वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आहान को बहुत अजीब लग रहा था। वो उसे कीर्ति का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर कीर्ति इतनी गुस्से में क्यों थी। उसने 2-3 मिनट सोचा और फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और प्रेम आहूजा को ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद जब आहान को वो नहीं मिला, तब वो अपने रूम पर आ गया और आराम करने लगा। अगले सुबह आहान जल्दी उठ गया। तैयार होने के बाद आहान शिवेश और बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ विला कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि वहां की सिक्योरिटी टीम चेंज हो चुकी थी। कल सिर्फ यूनिफॉर्म पहने हुए सिक्योरिटी गार्ड्स थे और आज वहां पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर्स भी थे। सबने मार्शल आर्ट अलायंस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और सबके पास आइडेंटिटी कार्ड थे। मार्शल आर्ट वॉरियर्स की भी पोजीशन लो टू हाई में डिवाइड होती है। जो इस वक्त गेट के पास थे वो सब ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट वॉरियर्स थे। उनसे ऊपर होते हैं एलीट अफसर, फिर हॉल मास्टर और फिर अलायंस मास्टर। इस वक्त मार्शल आर्ट वॉरियर्स सबको अच्छे से चेक करके अंदर भेज रहे थे। क्योंकि आहान फाइटर था इसलिए उसे बिना चेक किए ही शिवेश और बाकियों को प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के बाद ही विला कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिली थी। आहान जब अंदर आ गया तब वहां पर एक ग्रुप और आया। अगर उस वक्त आहान वहां होता तो वो जरूर शॉक हो जाता। ये ग्रुप विनोद और उसकी फैमिली का था। उनके साथ एक आदमी और था जिसने मार्शल आर्ट अलायंस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो आदमी आगे आगे सगल रहा था और विनोद और उसकी फैमिली पीछे। मधु, तुम फोन या कैमरा नहीं लाई ना? उस आदमी ने पूछा। नहीं नहीं, मधु ने कहा। अच्छी बात है, उस आदमी ने कहा और फिर विनोद की तरफ देखा। विनोद, तुम समझदार और शांत हो इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, पर प्लीज मधु, कीर्ति और अश्विन का ध्यान रखना। इनको ज्यादा जोश में मत आने देना। आज जो लोग आ रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये लोग मनाली चेंबर और गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स के एलिट हेड्स हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे फाइटर्स भी हैं। अगर कोई भी ड्रामा हुआ तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और जान से मार देंगे। उस आदमी ने कहा। हाँ, मधु ने कहा। वैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग किसी को जान से मार सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम वापस चलते हैं। मुझे नहीं देखना कोई मैच वैच, मधु ने घबराते हुए कहा। दरअसल विनोद और उसकी फैमिली यहाँ घूमने नहीं बल्कि मैच देखने आई थी। मधु का भाई दिपेन मार्शल आर्ट अलायंस में था। कुछ दिन पहले दिपेन ने मधु को बताया था कि वैली ऑफ फ्लावर्स में मार्शल आर्ट फाइट होने वाली है। तब मधु ने इसके लिए इंसिस्ट किया। दिपेन के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो उन सबको यहाँ लेकर आ गया। जब तक कोई फोटो या वीडियो न ले तब तक मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों को किसी के भी मैच देखने से कोई ऐतराज या प्रॉब्लम नहीं थी। मधु, तुम्हारा भाई बस तुम्हें डरा रहा है। कोई भी फाइटर ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता है, विनोद ने कहा। मैंने जो कहा उसमें सच्चाई नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें तंग करो। उनसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, मैं उनसे बहुत दूर रहूंगी और उन्हें बिल्कुल प्रवोक नहीं करूंगी, मधु ने कहा। गुड, चलो अब अंदर चलते हैं, दिपेन ने कहा और उन्हें लीड करते हुए अंदर ले जाने लगा। जब वो सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचे तब कुछ ऑफिशियल्स ने बाव किया और कहा, ब्रदर दिपेन। दिपेन ऑर्डिनरी वॉरियर से हाई पोजीशन पर था। कोई ऐसा जिस पर शक हो?
दीपेन ने कहा, नहीं सर, एवरीथिंग इज फाइन। एक ऑफिशियल ने कहा, गुड। दीपेन ने कहा, ये मेरी बहन और जीजा जी है, और ये मेरी भांजी और उसका दोस्त। आने से पहले मैंने इन्हें फोन कैमरा लाने के लिए मना कर दिया था, पर एक बार शॉट होने के लिए फिर से चेक कर लो। दीपेन ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है दीपेन सर, हम आपके कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। हमें पता है कि आपके होते हुए कोई रूल ब्रेक नहीं करेगा, आप अंदर जा सकते हैं। लीडर ने कहा, पर ये अच्छी बात नहीं है। दीपेन ने ऊपर से कहा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा था कि वो उसके परिवार के सामने उसकी इज्जत रख रहे थे। रूल्स के हिसाब से चाहे कोई भी हो, उसकी चेकिंग होना जरूरी था, पर दीपेन की फैमिली को ऐसे ही जाना अलाउ कर दिया था। ब्रदर दीपेन, कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, लीडर ने कहा। मधु जैसे और भी फैमिली मेंबर्स अंदर आ गए थे। जब तक ऑडियंस कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तब तक मार्शल आर्ट फाइट देखना सबको अलाउड था, और अगर किसी का फैमिली मेंबर कुछ करे तो फिर वो मार्शल आर्ट अलायंस के मेंबर को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अंदर जल्दी, दीपेन ने कहा। इस वक्त विला कॉम्प्लेक्स में बहुत शोर और एक्साइटमेंट था। दोनों चेंबर्स ने बहुत पैसा खर्च करने के बाद वहां पर स्टेज और कुछ टेम्पररी एरिया बनाए थे। इस वक्त मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स के सब लोग एक जगह पर थे। आहान ने भी प्रेम आहूजा को देख लिया था। प्रेम आहूजा अपने 60s में था और उसके चेहरे पर एक स्कार था। जब जतिन ने प्रेम को देखा तब उसने पूछा, मिस्टर प्रेम, आपका कल का दिन कैसा रहा? दोनों के स्टेटस में कोई फर्क नहीं था, पर प्रेम उम्र में जतिन से बड़ा था, इसलिए जतिन ने बिना संकोच किए प्रेम को ग्रीट किया। जब मिस्टर जतिन हमारे साथ नहीं थे तो फिर हमें मजा कैसे आ सकता है? प्रेम ने कहा, हम पहुंचते पहुंचते लेट हो गए थे, इसलिए कल नहीं मिल पाए। जतिन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फाइट हो जाए फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, प्रेम ने कहा और जतिन के कंधे पर हाथ रख लिया। इसके बाद प्रेम की नजर अरिहंत पर पड़ी। ये ड्रैगन माउंटेन गार्डियन है ना? प्रेम ने पूछा। जी, मैं अरिहंत ही हूँ। जतिन के कुछ बोलने के पहले ही अरिहंत खुद आगे आया और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, प्रेम आहूजा ने कहा। थैंक यू सर, अरिहंत ने कहा। ये दोनों? प्रेम ने पूछा। मेरा नाम मंच है और मेरा नाम आकाश है, मंच ने कहा और फिर आकाश ने कहा। दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और प्रेम से हाथ मिला लिया। तीनों के बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल थे और उन्होंने प्रेम को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि वो कपूर फैमिली के फाइटर थे, और अगर वो प्रेम के साथ ज्यादा इंटीमेट होते तो जतिन को बुरा लग सकता था। नाइस टू मीट यू, प्रेम ने कहा और फिर उसकी नजर आहान पर गई। ये वही है ना जिसने मिस कीथ को बचाया था? प्रेम ने पूछा। जी हाँ, आहान ने कहा और हल्के से मुस्कुराया। प्रेम जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा था नहीं। उसने गीत को बचाने वाली बात जानबूझकर बोली थी ताकि वो अरिहंत, वंश और आकाश को सुनाने के लिए कुछ बोल सके। अब वो ये बात उन्हें क्यों सुनाना चाहता था, ये आहान को नहीं पता था। जैसे ही आहान ने सोचा वैसा ही हुआ। ये बात सुनते ही उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। तीनों सोच रहे थे कि इसने गीत की जान बचाई थी, तो ये बात उन्हें पहले किसी ने बताई क्यों नहीं थी? मिस्टर जतिन ने बताया कि तुम्हारे और मिस गीत के बीच अच्छा रिश्ता बन गया है? प्रेम ने कहा। ये बात सुनकर तीनों और भी हैरान हो गए। अच्छा रिश्ता बन गया मतलब? उन्होंने मन में सोचा। सबसे हैरान ज्यादा था वो था अरिहंत। अब आहान को समझ आ गया था कि प्रेम ऐसी बातें क्यों कर रहा था। वो अरिहंत को आहान के खिलाफ करना चाहता था, क्योंकि शायद वो जानता था कि अरिहंत गीत को पसंद करता है। इसके अलावा आहान को कोई और एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही थी। मिस्टर प्रेम, आप भी क्या बात कर रहे हैं? कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो सब एक नाटक था। गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स की हम पर नजर है। अगर फाइटर हमसे रिलेटेड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको तो सब पता है ना?
जब जतिन ने देखा कि प्रेम आहान को टारगेट कर रहा है तब उसने कहा, इसलिए मैंने सबसे आहान और गीत के रिश्ते की बात की थी। जतिन ने कहा, इसका मतलब है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। सफेद था, पर ये सब सच भी हो सकता है अगर आहान और मीस के चाहे तो। प्रेम ने कहा, जो होना होगा वो हमारा डिसीजन होगा। मिस्टर प्रेम को इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आहान ने बहुत पोलाइटली कहा। इस वक्त वो समझ गया था कि प्रेम को अरिहंत से कुछ तो प्रॉब्लम थी जो वो बार बार उसे टारगेट कर रहा था। सही बात है। आजकल तो सब कुछ बच्चे ही डिसाइड करते हैं, हम कहाँ कुछ बोलते हैं। प्रेम ने हंसते हुए कहा। तभी आहान के सामने एक बड़ा सा ग्रुप आया। उनमें कुछ लड़के और लड़कियां थी। सबने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म और रूप पहना हुआ था। एक लड़की को देखकर आहान की नजरें उस पर रुक गई। ये लड़की कौन थी जिसे आहान लगातार देख रहा था? आहान को देखकर विनोद और उसकी फैमिली हैरान हो गए। जब विनोद ने आहान को डिनर के लिए इनवाइट किया तब उसने मना कर दिया। उनके वहां से चले जाने के बाद आहान सोच रहा था कि कीर्ति ने इतना वियर्ड बिहेव क्यों किया था। अगले सुबह आहान जल्दी तैयार होकर शिवेश और बाकी सबके साथ विला पहुंचा। विनोद और उसकी फैमिली भी मधु के भाई के साथ वहां पहुंची। वो भी यहाँ पर फाइट देखने आए थे। इसके बाद आहान और बाकी सब प्रेम से मिले। प्रेम बार बार अरिहंत को आहान के खिलाफ प्रवोक कर रहा था, पर जतिन ने उसे हैंडल कर लिया था। जब आहान और उनकी बातें खत्म हो गई तब आहान के सामने से एक ग्रुप आया। उनमें कुछ लड़के और लड़कियां थी। सबने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म और रूप पहना हुआ था। सबके पास तलवार या कोई दूसरा वेपन था। एक लड़की को देखकर आहान की नजरें उस पर रुक गई। ये लड़की कोई और नहीं, मयूर की बहन नित्या थी, जिससे आहान कुछ दिन पहले गिफ्ट लेते वक्त मिला था। ये यहाँ पर क्यों है? नित्या ने सोचा। जब आहान ने उसे देखा तब नित्या ने भी आहान को देखा था। आहान नित्या के कंपैरिजन में शांत था, पर नित्या ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आहान से मिलेगी। जब सब प्रेम और बाकी सबके पास आ गए तब प्रेम ने सबको जतिन से इंट्रोड्यूस करवाया। मिस्टर जतिन, ये सब स्वॉर्ड सेट के आर्टिस्ट हैं। इतना कहने के बाद उसने सबके नाम बताए। उनमें से सिर्फ 6 ही लोग पार्टिसिपेंट्स थे। फाइट देखने और ट्रिक सीखने आए थे वो लोग। उनके हिसाब से बंद कमरे में प्रैक्टिस करने से बेहतर है बाहर निकलकर रियल फाइट देखना है। नित्या भी पार्टिसिपेंट है। ये सुनकर आहान सरप्राइज हो गया। उनके साथ एक और लड़का था जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो लड़का तरुण मिश्रा था, जिसका जिक्र अरिहंत बार बार कर रहा था। वो स्वॉर्ड सेट का जीनियस था और इस बार मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ट्रम्प कार्ड था। तरुण दिखने में इतना अच्छा नहीं था, पर उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। उसकी एंट्री से बहुत से लोगों का ध्यान उस पर आ गया था। उसके ऑरा की वजह से बाकी लोग चुप गए थे। इसके बाद जतिन ने भी आहान और अरिहंत को इंट्रोड्यूस करवाया। अरिहंत का नाम सुनकर भी तरुण के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर बाकी सब उसे देखकर हल्के से मुस्कुराए। जब जतिन ने आहान, आकाश और वंश का नाम लिया तब तो कोई भी मुस्कुराया नहीं। आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी आइडेंटिटी इस वक्त एक रूप कल्टिवेटर की थी। जब वो बात कर रहे थे तब वहाँ एक मार्शल आर्ट अलायंस अफसर आया और उसने कहा, मिस्टर प्रेम, मिस्टर जतिन, ड्रॉ शुरू होने वाला है। प्रेम और जतिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर प्रेम ने कहा, चलिए चलते हैं, सब चलो, ड्रॉ के वक्त सबका होना जरूरी है। प्रेम ने सबसे कहा। कुछ देर में सब लोग रिंग के पास पहुंच गए। आहान जैसे ही वहां पहुंचा उसने 6 पावरफुल ऑरास को फील किया। ये सब मार्शल आर्ट मास्टर्स या फिर स्टेज 2 के फाइनल लेवल के लोग थे। आहान ने सबको अच्छे से देखा। ये सब अलायंस अफसर, दोनों चेंबर्स के मेंबर्स और हेड्स थे। 3 लोग मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स की साइड थे और 3 लोग गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स की साइड थे। मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स की साइड एक आदमी जो लंबा और बूढ़ा था,
उसने आहान का सारा ध्यान खींचा। आहान को वो आदमी सबसे ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उनके ऑरा की वजह से उन पर नजर ना जाए ऐसा होना नामुमकिन था। आहान ने उनके कपड़ों और ऑरा की वजह से उनके लेवल को जज करने की कोशिश की। आहान ने उनको ज्यादा देर तक नहीं देखा और अपना ध्यान दूसरी तरफ ले आया। दूसरी तरफ भी सबके ऑरा और पावर एमिट कर रहे थे। उनमें से एक ने आहान का ध्यान खींचा। आहान ने उस आदमी की फोटो देखी थी पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। आहान ने जब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डाला तब उसे याद आया कि वो केशव है। रक्षित ने उसे केशव के बारे में बताया था और उसकी फोटो दिखाई थी। रक्षित ने उसे बताया था कि वो मना लिया गया है और शायद आहान को मारना चाहता है। पर अब आहान ने कहा, रक्षित की इंफॉर्मेशन में कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर केशव यहाँ आ गया तो इतने दिन से उसने कुछ अटैक क्यों नहीं किया? सिर्फ इतना ही नहीं, केशव ने आहान के बारे में खोजबीन भी नहीं की थी। जब आहान सब कुछ सोच रहा था और लोगों को जज कर रहा था तब प्रेम एक मार्शल आर्ट अलायंस ऑफिसर के पास गया और बोला, हेलो फिरोज, सब लोग आ गए हैं, ड्रॉ शुरू कीजिए। सब आ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, फिरोज ने हल्के से कहा। फिरोज के ऑर्डर के बाद वहां पर एक मैनेजर ट्रे लेकर आया। उस ट्रे में 10 ब्लैक बॉल्स थी और 10 व्हाइट बॉल्स थी। ये बॉल्स फाइट ऑर्डर डिसाइड करने के लिए यूज होने वाली थी। फिरोज ने वो तुरंत नहीं लिया बल्कि किसी की तरफ देखा और कहा, मोहित आकर चेक कर लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मोहित ने कैजुअली कहा। कुछ देर पहले ही फिरोज ने ये सारी बॉल्स नंबर की थी और उसके बाद उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। बॉल्स के टेम्पर होने का कोई चांस नहीं था। फिर भी फिरोज चाहता था कि मोहित, जो गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से था, वो एक बार चेक कर ले। पर जब मोहित ने मना कर दिया तब फिरोज ने कहा, ठीक है। इसके बाद फिरोज ने मैनेजर जिसने ट्रे पकड़ी हुई थी उससे कहा, इन सबको रूल्स बता दो। यस एल्डर फिरोज, उस मैनेजर ने रिस्पेक्टफुली बो करते हुए कहा। ड्रॉ शुरू होने वाला है। ये शुरू हो इससे पहले मैं आपको सबको रूल्स बता देता हूँ। इस ट्रे में 10 ब्लैक और 10 व्हाइट बॉल्स हैं। दोनों पर 1 to 10 की नंबरिंग है। कुछ देर बाद दोनों चेंबर के फाइटर्स स्टेज पर आएंगे। मनाली चेंबर के फाइटर व्हाइट बॉल्स उठाएंगे और गैंगटॉक चेंबर के फाइटर्स ब्लैक बॉल्स उठाएंगे। फाइटर तुरंत अपना नंबर डिस्क्लोज करेगा। जिसके पास ब्लैक 1 होगा वो व्हाइट 1 के साथ फाइट करेगा। जिसके पास ब्लैक 2 होगा वो व्हाइट 2 के साथ फाइट करेगा और ऐसे ही ब्लैक 10 और व्हाइट 10 तक चलेगा। इसके अलावा ऑर्डर भी यही होगा। जिनके पास 1 है वो फाइट करने पहले आएंगे। इसका मतलब पहले मैच ब्लैक 1 और व्हाइट 1 के बीच में होगा और जो हारेगा वो स्टेज से नीचे आ जाएगा। जीतने वाला डिसाइड कर सकता है कि उसे आगे फाइट करना है या फिर नीचे आना है। जिस टीम का मेंबर लास्ट में स्टेज पर खड़ा रहेगा वो ही ये गैम्बलिंग फाइट जीतेगा। आई होप सबको रूल समझ आ गए हैं। मैनेजर ने बहुत आराम से सबको रूल समझाए। फाइटर्स ने इन रूल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इसके बारे में पहले से जानते थे। ये रूल्स ऑडियंस को फाइट समझाने के लिए ड्रॉ शुरू होने से पहले बताए गए थे। इस बार मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अलावा वहां पर ऑर्डिनरी ऑडियंस भी थी जिन्हें मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। 1 मिनट सबको देखने के बाद मैनेजर ने कहा, सबको रूल्स समझ आ गए हैं तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टेज पर आ जाएं। जैसे ही मैनेजर ने ये बात बोली गैंगटॉक चेंबर चलने लगा। वो मनाली चेंबर से ज्यादा डिसिप्लिन था। उसमें जो फाइटर्स थे वो लगभग 30 साल के थे जो मनाली चेंबर से 3-4 साल बड़े थे। चलो, प्रेम ने कहा और अपनी टीम को लीड करता हुआ स्टेज पर आ गया। इसके बाद सब एक लाइन में खड़े हो गए और एक ऑर्डरली तरीके से सबने अपना बॉल सिलेक्ट किया। 1 मिनट में सबके हाथ में एक एक बॉल थी। आहान के हाथ में भी एक व्हाइट बॉल थी। जब उसने नंबर देखा तो उस पर लिखा था 8। इसका मतलब आहान स्टेज पर जाने वाला 8th फाइटर होगा। आहान ने अपने सभी मेंबर्स को देखा। किसी के भी चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस वंश बहुत घबराया हुआ था। वंश की घबराहट का कारण ये था कि उसका नंबर 1 था। स्टेज पर फाइट करने के लिए जाने वाला पहला फाइटर वंश था जो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत वीक था। अगर सबसे पहले जाकर वंश हार गया
तो फिर मनाली चेंबर का कॉन्फिडेंस क्या जाएगा। वंश खुद जानता था कि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम थे। सब फाइटर अपने नंबर बताकर बॉल वापस हैंडओवर कर देंगे, मैनेजर ने कहा। इसके बाद गैंगटॉक चेंबर ने एक एक करके बॉल्स हैंडओवर कर दिए। इस बीच वंश अरिहंत के पास आया और बोला, सीनियर ब्रदर, आपका नंबर क्या है? नंबर 3, अरिहंत ने कहा। वंश का घबराया हुआ चेहरा देखकर अरिहंत ने पूछा, क्या हुआ? सीनियर ब्रदर, मेरे पास नंबर 1 आया है। वंश ने मायूस होते हुए कहा, नंबर 1? अरिहंत भी परेशान हो गया। वो जानता था कि वंश सबसे वीक पार्टिसिपेंट है। सीनियर ब्रदर, क्या आप मेरे साथ नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? वंश ने पूछा। तभी वहां पर मार्शल आर्ट अलायंस मैनेजर आया और उसने कहा, अपना नंबर बताओ। हाँ, मेरा नंबर 3 है, अरिहंत ने कहा और बॉल मैनेजर को दे दिया। और मेरा नंबर 1 है, वंश ने ना चाहते हुए कहा और बॉल दे दिया। मार्शल आर्ट अलायंस मैनेजर ने दोनों का नंबर अनाउंस किया। इसके बाद वंश ने मैनेजर से पूछा, गैंगटॉक चेंबर की तरफ से नंबर 1 कौन है? अनस खान, मैनेजर ने कहा। ये नाम सुनकर वंश के माथे पर पसीना आ गया। अनस गैंगटॉक की तरफ से एक फाइटर था। उसकी स्ट्रेंथ अरिहंत जैसी ही थी। वंश अरिहंत को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसके लिए अनस को हरा पाना भी मुश्किल था। ब्रदर वंश, प्रिपेयर योरसेल्फ, मैनेजर ने कहा। वो जानता था कि वंश क्या सोच रहा है। वंश अपना नंबर चेंज नहीं करवा सकता था। अगर ऑफिशियल्स को ये पता चल जाता तो अरिहंत और वंश दोनों ही फाइट से डिस्क्वालीफाई हो जाते। जब सबके नंबर अनाउंस और रिकॉर्ड हो गए तब सब स्टेज से नीचे आ गए। इसके बाद मैनेजर, जिसने सबसे बॉल्स ली थी, वो वापस स्टेज पर गया और साफ आवाज में उसने कहा, सबके साइन और लिस्ट में दोनों टीम्स को बाद में दूंगा। फाइट 2 बजे स्टार्ट होगी। सब लोग टाइम पर स्टेज पर और ऑडियंस स्टैंड पर पहुंच जाएं। फाइट 2 बजे होगी। ये बात सुनकर सब आपस में बात करने लगे। 2 बजे? टोटल 10 मैचेस होंगे। वो सब आज के दिन में कैसे खत्म होंगे? किसने कहा कि मैच सिर्फ आज है? इस बार मैच 3 दिन तक चलने वाली है। आज 2 मैच होंगे, 4 कल और 4 परसों होंगे। 3 दिन क्यों? 1 दिन में भी तो खत्म कर सकते हैं ना? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मार्शल आर्ट फाइट बच्चों का खेल है? 1 दिन में 10 मैचेस होना इम्पॉसिबल है। जब सब आपस में बात कर रहे थे तो महान मनाली चेंबर की अपनी टीम के साथ वापस विला में आ गया। इस वक्त सारे फाइटर्स वहां पर मौजूद थे। सब बहुत काम थे, बस वंश था जो बहुत परेशान था। तभी वहां पर जतिन और प्रेम आए। सबके सिग्नेचर और फाइट के ऑर्डर आ गए हैं। जतिन ने एक पेपर निकालते हुए कहा। उस पर सब फाइटर्स के नाम थे। उनके आगे उनका ऑर्डर नंबर और उनका साइन था। जो सबसे पहले लड़ने जाएगा उसका मैच अनस के साथ है, जतिन ने कहा। जतिन सर, क्या मेरी जगह पहले सीनियर ब्रदर अरिहंत जा सकते हैं? मैं अनस से नहीं जीत पाऊंगा। सीनियर ब्रदर अनस की टक्कर के हैं और जितने मेरे हारने के चांसेस है उतने सीनियर ब्रदर के जीतने के चांसेस है। जब सब वंश की तरफ देख रहे थे तब उसने घबराते हुए कहा। वंश ने पहले सोचा था कि यहाँ आकर वो कुछ ऐसा करेगा जो वो काफी टाइम तक बोस्ट कर सके, पर अनस के साथ मैच के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहने वाला था। वंश, लिस्ट आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, जतिन ने कहा। वो भी जानता था कि वंश का जीतना मुश्किल है। वंश, तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करके बस इतना करना कि अनस थक जाए। तुम्हें बस अनस का स्टैमिना खत्म करना है। अगर ऐसा हो गया तो तुम समझ जाना कि तुम जीत गए। जतिन ने बहुत चालाकी से वंश को समझाया। अगर अनस थक कर नीचे आ गया तो बाकी के फाइटर्स को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा। वंश के पास मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब बस वो इतना कर सकता था कि अगर वो हारे भी तो ग्रेसफुली हारे। किसी ने भी मैच के बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। सब प्रिपेयर करने अपने अपने रूम में चले गए। जतिन ने आहान को अपना रूम दे दिया, इसलिए उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी।
जब आहान जाने लगा तो उसे एक आवाज ने रोका। रुको, ये आवाज किसकी है? नित्या आहान को वहां देखकर हैरान और सरप्राइज हो जाती है। वो भी मनाली चेंबर की तरफ से पार्टिसिपेट करने आई है। जतिन और प्रेम सारे 10 फाइटर्स का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इसके बाद ड्रॉ शुरू होता है जिसमें आहान को नंबर 8 मिलता है। वंश जो नंबर 1 पर था बहुत परेशान था। जब सब लोग अपने रूम में प्रिपेयर होने के लिए जाने लगे तब किसी ने आहान को रोका। रुको, एक आवाज ने कहा। आहान ने जब पीछे मुड़कर देखा तब वो नित्या थी। उस दिन की तरह नित्या ने आज भी एक ड्रेस पहना हुआ था और उसकी पीठ पर तलवार बंधी हुई थी। कुछ काम है तुम्हें? आहान ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल है, नित्या ने कहा। बोलो क्या बात है? आहान ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई को मारोगे और बच जाओगे? मैं तो हिसाब बराबर करके रहूंगी, नित्या ने कहा। तो अब तुम क्या चाहती हो? आहान ने कहा। नित्या ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो जाने दो, अब हम एक टीम में हैं, तो मैंने तुम्हें माफ किया। उसे समझ आ गया था कि उसे आहान से कोई खतरा नहीं था। उस दिन जो कुछ हुआ था उसमें शायद मयूर की ही गलती ही थी, इसलिए आहान ने ऐसे रिएक्ट किया था। थैंक यू मिस नित्या, आहान ने कहा और हंसने लगा। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस फाइट अच्छे से करना, नित्या ने कहा। और कुछ? आहान ने कहा। नहीं, आप एक्चुअली रहने दो, तुम्हारा नंबर 8 है ना, मतलब तुम्हारी फाइट परसों होगी, पर मुझे नहीं लगता कि फाइट परसों तक जाएगी। कल मेरे सीनियर ब्रदर तरुण सबको हरा ही देंगे, नित्या ने कहा। आई होप सो, आहान ने कहा। तरुण का क्रेज देखकर आहान बहुत सरप्राइज था। तरुण का नंबर 6 था, जिसका मतलब ये था कि वो कल के फाइनल मैच में फाइट करेगा। अगर वो सच में बहुत पावरफुल था तो फिर वो गैंगटॉक चेंबर्स को हरा सकता था, पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। आहान ने जब सारे ओपोनेंट्स पर नजर घुमाई थी तब उसने देखा था कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ तरुण के बराबर की ही थी। तरुण यंग था और गैंगटॉक चेंबर के फाइटर्स उम्र में बड़े थे, इसलिए उनके पास एक्सपीरियंस का एडवांटेज भी था। दोपहर में सब स्टेज के पास आ गए। जब आहान आया तब उसने देखा कि ऑडियंस स्टैंड्स पहले से भरे हुए थे। आगे की सीट्स वीआईपीज के लिए थी। वहां पर फिरोज और बाकी के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। उनके पीछे के बाकी रोज में ऑडियंस थी। ऑडियंस में ज्यादातर लोग बूढ़े थे और बाहर डिसेंटली ड्रेस बैठे थे। वो वॉरियर टाउन के ग्रैंड मास्टर है, उनका स्टूडेंट हमारी टीम में है। नित्या आहान के पास आई और एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए आहान को बताया उसने। आहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और वो स्प्रिंट्स वैली के हेड हैं। उनका स्टूडेंट नंबर 2 पर जाने वाला है। अब वो अनस को हरा पाता है या नहीं, वो उस पर है, नित्या ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान ने जब उसकी तरफ देखा तब उसका चेहरा उदास था। शायद वो जानता था कि उसका स्टूडेंट अनस को नहीं हरा पाएगा। जब मार्शल आर्ट अलायंस के मैनेजर ने देखा कि सब आ गए हैं तब उसने कहा, एल्डर फिरोज, सब आ गए हैं? सब आ गए हैं, हमें फाइट शुरू करनी चाहिए, फिरोज ने कहा। ओके, मैनेजर ने कहा और फिर स्टेज पर आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइट ऑफिशियली शुरू होने वाली है, पर फाइट शुरू हो उससे पहले मैं आप सबको इसके रूल्स बता दूं। पहला रूल यह है कि किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। ये 2 चेंबर्स के बीच में फ्रेंडली टाइप की फाइट है, इसलिए सब केयरफुल रहे, मैनेजर ने कहा। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। आहान भी सोच रहा था कि किसी को जान से मारने से बचना है। अगर ये रूल नहीं होता तो उसे मारा भी जा सकता था। और दूसरा रूल ये है कि अगर एक फाइटर को लगे कि अब वो नहीं लड़ सकता है तो वो नीचे आ सकता है। किसी को अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैनेजर ने कहा। बस यही 2 रूल्स हैं, मैनेजर ने कुछ सोचने के बाद कहा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम फाइट शुरू कर सकते हैं।
मैनेजर ने कहा। जब मैनेजर ने बोलना बंद किया तब गैंगटॉक चेंबर की टीम से एक फाइटर आया। उसके चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन था। उसके आगे बैठे लोग सब उसे देखने लगे। उसे नोटिस ना करना नामुमकिन था। ये फाइटर कोई और नहीं बल्कि अनस ही था, जो गैंगटॉक की तरफ से पहला फाइटर था। Let's do it! स्टेज पर आते ही अनस ने कहा, Come on वंश, you can do it! अरिहंत ने वंश को मोटिवेट किया। अरिहंत की बात सुनकर वंश स्टेज पर पहुंचा और उसने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। तेरा नाम वंश? अबे तुम्हारा नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनस ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये सुनकर वंश को बहुत गुस्सा आया। वो अपने दांत पीसने लगा। वंश को ऐसे देखकर रेफरी ने तुरंत कहा, मैच शुरू करते हैं। जैसे ही रेफरी ने ये बात बोली, अनस ने अपनी मूवमेंट शुरू की। उसके मूव्स बहुत फास्ट थे और वो कब वंश के सामने आ गया किसी को पता ही नहीं चला। इससे पहले वंश कुछ कर पाता, अनस ने मुट्ठी बनाई और वंश की तरफ चार्ज किया। उसने वंश की छाती पर पंच किया। पंच इतना तेज था कि वंश उसे सहन नहीं कर पाया और लड़खड़ाता हुआ स्टेज 2 के एज पर आ गया। वंश के मुंह से खून आने लगा। अनस की इतनी फास्ट मूवमेंट देखकर सब हैरान थे। अनस यहीं पर नहीं रुका, बल्कि वो फिर से वंश के सामने आया और उसके चेहरे पर वो अटैक करने ही वाला था कि इतने में वंश ने कहा, मैं हार मानता हूँ। ये बात सुनकर अनस रुक गया। अगर वंश खुद हार नहीं मानता तो आज उसकी जान ले लेता अनस। पीस ऑफ ट्रैश। अनस ने कहा, पहले राउंड का विनर है अनस और वंश ने हार मान ली है। रेफरी ने अनाउंस किया। इस वक्त वंश का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नीचे गैंगटॉक चेंबर के सारे लोगों के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। उन्हें यह तो पता था कि वंश हारेगा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। एक मूव और वंश ने हार मान ली थी। सच अ वेस्ट, नित्या ने फ्राउन करते हुए कहा। आहान के माथे पर भी शिकन आ गई, पर उसने कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि वंश के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। जब से आहान ने अनस को देखा था, तब से उसने सोच लिया था कि अनस वंश की जान लेना चाहता है। उसने अपने पंच में पावर को रिस्ट्रेन किया था। अगर वो फुल फोर्स से पंच करता तो वंश सीधा स्टेज के नीचे गिरता और शायद अपनी जान गंवा देता। इससे मनाली चेंबर का कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता। अनस को इस हरकत के लिए सिर्फ अलायंस हेड से डांट पड़ती और कुछ नहीं। रूल्स में ये था कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये नहीं कि किसी की जान नहीं जा सकती। जब वंश स्टेज से नीचे आया तब उसने जतिन से कहा, सॉरी जतिन सर, मैं हार गया। कोई बात नहीं, आपने वुंड्स की ड्रेसिंग करवा लेना। जतिन ने कहा। उसे भले ही कितना ही गुस्सा क्यों नहीं आ रहा हो, पर इस वक्त वो वंश को कुछ नहीं कह सकता था। वो नहीं चाहता था कि बाकी की टीम का मोरल डाउन हो। स्टेज पर रेफरी ने अनस से पूछा, आपको फाइट कंटिन्यू करनी है या फिर आप नीचे उतरना चाहते हैं? मैं फाइट कंटिन्यू करूंगा, अगले फाइटर को बुलाओ। अनस ने कहा। इस वक्त मनाली चेंबर का कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, पर अनस का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर था। आखिर उसने एक पंच से एक फाइटर को हराया था। ठीक है, रेफरी ने कहा। फिर उसने मनाली चेंबर से अगले फाइटर को बुलाया। फाइटर नंबर 2 ऑन द स्टेज। यस, फाइटर नंबर 2 ने कहा, स्टेज पर आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना जल्दी स्टेज पर जाना पड़ेगा। उसे लगा था कि वंश कुछ देर के लिए अनस को संभाल लेगा, पर वो तो एक ही मुंह में हार गया था। ये फाइटर वंश से ज्यादा पावरफुल था, पर उसकी स्ट्रेंथ भी लिमिटेड थी। जब वो स्टेज पर आया तब उसने इंट्रोडक्शन देकर वंश वाली गलती नहीं की, बल्कि सीधा फाइट के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी बॉडी को बिल्डअप दिया और अपने मसल्स को टेंस किया। रॉमोस यूजलेस से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। अचानक से अनस ने कहा,
ये सुनकर वो फाइटर उसे घूरने लगा तो अनस ने कहा, पर मैं तुम्हें 3 मूव्स में हरा दूंगा। एरोगेंट, इतना घमंड किसी काम का नहीं है, उस फाइटर ने कहा। इसके बाद उसने रेफरी की तरफ देखा और पूछा, क्या हम फाइट शुरू कर सकते हैं? हाँ, रेफरी ने कहा और अपने कमांड्स दिए। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, मनाली चेंबर के फाइटर ने शुरू से ही अटैक करना शुरू कर दिया और अनस को अटैक का मौका ही नहीं दिया। वंश का मैच देखकर वो समझ गया था कि अनस के मूवमेंट्स कितने फास्ट थे। दोनों लगातार फाइट कर रहे थे। जैसे ही मनाली चेंबर के फाइटर ने अपनी तलवार निकाली और वो जैसे ही अनस के चेहरे को लगने वाली थी कि अनस ने अपनी यूनिफॉर्म की स्लीव से 2 छोटे चाकू निकाले। इसके बाद उन चाकुओं की मदद से अनस ने उस फाइटर की तलवार को इस तरह पकड़ लिया कि वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। वो अपनी तलवार वापस खींचना चाहता था पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो रहा था। ये था मेरा पहला मूव। अनस ने एरोगेंटली कहा और अपने हाथों को ट्विस्ट किया। इस वजह से उस फाइटर की तलवार टूट गई। वो फाइटर शॉक हो गया पर फिर उसने खुद को संभाला और अनस पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, पर इतने में ही वो दोनों चाकू उसके चेहरे के बहुत करीब आ गए थे। उसने जब ब्लॉक करने की कोशिश की तब वो चाकू उसकी हथेली पर लगा और वहां से खून आने लगा। वो जोर से चिल्लाया, ये था मेरा दूसरा मूव, अनस ने कहा और चाकू को उसकी हथेली से निकाल के, जिसकी वजह से तेज खून बहने लगा था। स्टॉप! नीचे से मनाली चेंबर के फाइटर के मास्टर के चिल्लाने की आवाज आई पर अनस ने उनकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अनस ने चाकू दोनों हाथ में लिए और सीधा उस फाइटर के दोनों साइड गर्दन में डाल दिए। उसका मास्टर उसे बचाना चाहता था पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अनस अपने हाथों को ड्रैग करने लगा। चाकू ज्यादा अंदर नहीं गए थे बल्कि उस फाइटर के स्किन को काट रहे थे। सब ये सीन देखकर बहुत डर गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनस इतना डेडली मूव करेगा। जब उस फाइटर ने अनस की आंखों में गुस्सा देखा और जैसे ही अनस चाकू निकालकर उस फाइटर के गले में घोंपने लगा तब उसने कहा, मैं हार मानता हूँ। अनस वहीं पर रुक गया। ये था मेरा तीसरा मूव। अनस ने कहा और हंसने लगा। मैच 2 भी अनस ने जीत लिया है और फाइटर नंबर 2 ने हार मान ली है, रेफरी ने अनाउंस किया। समझदार हो तुम, अनस ने उस फाइटर की तरफ देखते हुए कहा। अनस उसकी जान लेना चाहता था पर क्योंकि उसने हार मान ली थी इसलिए वो सबके सामने उसे नहीं मार सकता था। एविथ क्रीचर, उस फाइटर की मास्टर ने कहा। इसके बाद रेफरी ने कहा, आज के मैचेस यहीं पर खत्म होते हैं। कल सुबह 9 बजे गैम्बलिंग का राउंड 3 शुरू होगा। इसके बाद सेकंड फाइटर को नीचे लाया गया। मनाली चेंबर में सबके चेहरे उतरे हुए थे। ये फाइटर भी हार गया था। हार क्या गया था, उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। ये अनस खुद को समझता क्या है, सिर्फ गैम्बलिंग फाइट ही तो है। वो सबकी जान लेना क्यों चाहता है? हमारे टीम मेंबर्स को मारकर उससे क्या हासिल होगा? इस वक्त नित्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी टीम की हार पर जितना गुस्सा नहीं आ रहा था उससे कई ज्यादा गुस्सा उसे अनस के इंटेंशंस पर आ रहा था। इसके साथ ही वो थोड़ा सा डर भी गई थी। आहान नित्या को देखकर और उसकी बातें सुनकर समझ गया था कि वो अभी बहुत छोटी है। उसने इंसानों में अभी नफरत देखी नहीं है। उसके हिसाब से ये सिर्फ एक मैच था पर असल में इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ था जो नित्या समझ नहीं पा रही थी। इसमें सिर्फ चेंबर की हार जीत नहीं बल्कि उनके अलग मोटिव्स भी छुपे हुए थे। ये मोटिव्स क्या है?